देखिए यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो जिस तरह जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, एकीकरण हुआ, उसी तरह इटली का भी एकीकरण हुआ। जर्मनी में प्रशिया एक छोटा सा स्टेट था, उसके आसपास के इलाकों को जीत करके जिस तरह बिस्मार्क ने पूरा यूनिफिकेशन किया जर्मनी का, तो इसमें भी कुछ लोग थे जिन्होंने मिल करके, जिनका योगदान था, कंट्रीब्यूशन था, पूरी इटली का यूनिफिकेशन किया गया। हुआ कैसे? देखिए द फॉलोइंग हुआ द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। पहला, इन द 1830s 1830 की बात है, मैजिनी मेड एफर्ट टू यूनाइट इटली बाय फॉर्मिंग अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली विच फेल्ड। मैजिनी इटली का एक सेनापति था, उसने यंग इटली नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, सीक्रेट सोसाइटी, मतलब ऐसा ग्रुप जिसके बारे में सरकार को पता नहीं होता था, उसमें चोरी छुपके लोग अपने आप को इनरोल करा लेते थे, शामिल हो जाते थे और मिल करके देश के लिए काम करते थे। तो यंग इटली नाम की उसने ऑर्गेनाइजेशन किसने खोली? आता है ये हर बार 1830 में मैजिनी ने किया, लेकिन वो एक सीक्रेट सोसाइटी थी, लेकिन वो फेल हो गई। यंग इटली, मैजिनी। This led to King Victor Emmanuel II taking responsibility to unify the Italian state through war, for which he got wholehearted support of his chief minister Cavour। याद रखिए, चीफ मिनिस्टर कैवोर और जो किंग थे विक्टर इमैनुअल सेकंड। यंग इटली के फेल होने के बाद इटली के जो राजा थे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि आप इस चीज को आगे बढ़ाइए। इटली की सारी जनता चाहती थी आसपास की कि सब लोग मिल करके तो किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि अब वो इटालियन स्टेट्स को, इटली से मिलते जुलते जितने भी राज्य थे उनको जोड़ करके एक यूनिफाइड इटली बनाए, एकीकृत इटली बनाए। और इसमें होल हार्टेड मतलब खुले दिल से जो चीफ मिनिस्टर था इटली का कैवोर, उसका सपोर्ट मिला। तो मेजिनी ने स्टार्ट किया, उसके बाद किंग थे किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड, और इस किंग को सपोर्ट मिला चीफ मिनिस्टर कैवोर का। सब लोगों का योगदान दिख रहा है ना? वो कहेंगे सबको इटली कहेगा, ठीक है। तो किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड और कैवोर मिल करके अब यूनिफिकेशन के काम को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या हुआ? थ्रू अ tactful diplomatic alliance with France, Cavour defeated Austrian forces in 1859। फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक एलियंस, डिप्लोमेटिक एलियंस का मतलब क्या होता है? कूटनीतिक समझौता, कूटनीतिक संघ। ठीक है, मतलब फ्रांस यहाँ पे सेना के साथ शामिल नहीं हुआ। कैसे हुआ? केवल बोला कि बातचीत से या राजा से जो बातचीत करते हैं, दूत भेजते हैं, उस तरह से। तो फ्रांस की मदद से जो इटली का चीफ मिनिस्टर कैवोर था, उसने ऑस्ट्रिया को 1859 में हरा दिया। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में सबसे पहले युद्ध किससे लड़ा गया? ऑस्ट्रिया से, और 1859 में ऑस्ट्रिया को हरा दिया कैवोर ने। फर्दर गैरिबाल्डी, सबसे पहले नाम देखिए क्या आया था? मैजिनी, इसको फर्स्ट नंबर दीजिए। उसके बाद किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड दूसरे आदमी थे, चीफ मिनिस्टर कैवोर थर्ड आदमी थे, और ये गैरिबाल्डी जो थे इनको फोर्थ मान लीजिए। इन्होंने क्या किया? फर्दर गैरिबाल्डी विद हिज आर्म्ड वॉलेंटियर आल्सो ज्वाइन द एफर्ट्स। आर्म्ड वॉलेंटियर मतलब वो सेना नहीं थी, आम आदमी थे जो मैंने स्वयं सेवक होते हैं कि हम भी आपकी मदद करना चाहते। जैसे यूक्रेन में भी वॉर हुआ ना, तो जो लोग सेना में नहीं शामिल थे, आम कोई जैसे कोई फल बेचने वाला, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, वो भी हथियार उठा लिए तो वॉलेंटियर कहा जाएगा। तो उसी तरह गैरिबाल्डी के साथ बहुत सारे आर्म्ड वॉलेंटियर शामिल हो गए, और इस युद्ध में उन लोगों ने कैवोर का साथ दिया, गैरिबाल्डी ने बहुत सारी सेना लेके। दे सक्सीडेड इन गेनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स एंड ड्रॉप आउट द स्पेनिश रूलर एंड फीलिंग द इटालियन स्टेट फ्रॉम बॉर्बन, freeing the Italian states from Bourbon rulers। गैरिबाल्डी को सबसे पहले आर्म्ड वॉलेंटियर्स का साथ मिला, आगे जाकर के लोकल जो पीजेंट्स थे मतलब किसान,
ठीक है, आसपास के जो किसान थे वो भी शामिल हो गए इसकी सेना में, सेना और मजबूत हो गई। तो स्पेन के राजा को उसने सबसे पहले हराया। ठीक है, ड्रॉप आउट द स्पेनिश रूलर। ड्रॉप आउट मतलब कि गिरा देना, उसको उसकी सत्ता से गिरा देना, हरा देना। एंड फ्रीइंग द इटालियन स्टेट्स, और इटली के वो राज्य जो बॉर्बन किंग के अधिकार में थे। तो फिर से सुनिएगा, गैरिबाल्डी ने आर्म्ड वॉलेंटियर्स की मदद से एक बहुत बड़ी सेना शामिल की और इटली की यूनिफिकेशन में शामिल हुए। आगे जाकर के उन्होंने लोकल या स्थानीय किसानों का, लोकल पीजेंट्स मतलब स्थानीय किसानों का भी सपोर्ट मिला और एक बहुत बड़ी सेना ली। और उसके बाद स्पेन के राजा को उन्होंने हराया। स्पेन के राजा को हराने के बाद इटली के जो भी राज्य, इटालियन स्टेट्स जो कि बॉर्बन रूलर्स के कब्जे में थे, वो भी आजाद कराए। ठीक है, एक ही काम किया। एट लास्ट क्या हुआ, विद दिस द यूनिफिकेशन प्रोसेस ऑफ इटली वाज कंप्लीटेड। जैसे ही गैरिबाल्डी इस यूनिफिकेशन में शामिल हुए, उन्होंने सबसे पहले आर्म्ड वॉलेंटियर्स इकट्ठा किए, लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट लिया, स्पेन के राजा को हराया। ठीक है, और बॉर्बन रूलर से, जो कि फ्रांस में बॉर्बन डायनेस्टी थी ना, याद है, लुई 16 उसी का था। तो वहां से जब इटली की स्टेट आजाद कराए और जो जगह आजाद हुए, जीते गए, उस सबको मिला के एक इटली बनाएगी, यूनिफाइड इटली बनाएगी। और इस तरह से इटली का यूनिफिकेशन हुआ। एंड विक्टर इमैनुअल सेकेंड जो राजा थे, ये यूनिफाइड इटली हुआ। तो जब ये विक्टर इमैनुअल सेकेंड थे, उन्हीं को पूरे यूनिफाइड इटली का एम्परर या किंग डिक्लेयर किया, रूलर डिक्लेयर किया। क्लियर है, ये था आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली। देखिए, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी या नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी क्या था, 1848 में स्टार्ट हुआ। कैसे, आखिर जर्मनी के यूनिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है ना, जर्मनी के यूनिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी या नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी। जर्मनी के यूनिफिकेशन का मतलब क्या है? जर्मनी के यूनिफिकेशन का मतलब है कि आज के डेट में जो आप जर्मनी देख रहे हैं, एक देश है यूरोप का। 1848 से पहले या उस जमाने में ये एक देश नहीं था। ठीक है, इसका जो मेन लैंड था वो प्रशिया के नाम से जाना जाता था। प्रशिया, जहां पे राजतंत्र था या मोनार्च गवर्नमेंट थी। ठीक है, यहां पर हुआ क्या कि कुछ लोगों ने सोचा कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जो प्रशिया है और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, जो चाहते हैं कि हम प्रशिया में मिले और एक साथ। जर्मनी बोल रही है नहीं, मतलब जर्मनी का जो मेन सेंट्रल इलाका आज के डेट में है ना, वही प्रशिया था। ठीक है ना, जो आज के डेट में जर्मनी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले उसको प्रशिया कहते थे। तो धीरे धीरे देखिए कैसे प्रशिया जर्मनी में बदल गया, क्या क्या चीजें हुई। सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन वाज कैरिड आउट इन द फॉलोइंग वे। जर्मनी का जो यूनिफिकेशन था, मतलब हिंदी में एकीकरण कहते हैं, मतलब सबको जोड़ के एक करना, कुछ तरीकों से व कुछ कदमों से। इन 1848 थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची अंडर द प्रशियन किंग विलियम IV by convening a parliament at Frankfurt। चलो ना, ठीक है। तो हुआ क्या कि 1848 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च का मतलब क्या होता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च का मतलब होता है संवैधानिक राजतंत्र। इसका मतलब होता है संवैधानिक राजतंत्र, मतलब राजा का शासन तो रहेगा लेकिन वो संविधान के हिसाब से चलेगा, नियम कानून के हिसाब से चलेगा। राजा भी संविधान से ऊपर नहीं होंगे। पूरे स्टेट का या कंट्री का हेड तो राजा ही होगा, किंग ही होगा। यहाँ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की तरह नहीं शासन चलेगा। सबसे बड़ा आदमी कौन होगा? किंग होगा, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। रियल मोनार्च या एब्सोल्यूट मोनार्च क्या होता है? इसी का उल्टा एब्सोल्यूट मोनार्च होगा। एब्सोल्यूट मोनार्च मतलब राजा के पास सारा पावर होगा, जो कह दे वही काम। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च का मतलब क्या हो गया कि इसमें
कॉन्स्टिट्यूशन ही मेन है, संविधान ने जो कहा उसी के हिसाब से सारा शासन चलेगा। तो हुआ क्या कि 1848 थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बनाने के द्वारा क्या किया गया, अंडर द प्रशियन किंग विलियम फोर्थ, विलियम फोर्थ जो कि प्रशिया के किंग थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बनाया और कन्वेनिंग अ पार्लियामेंट एंड फ्रैंकफर्ट। और जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो क्या किया, फ्रैंकफर्ट जो शहर थी वहां पे प्रशिया का पहला एक संसद या पार्लियामेंट की स्थापना की। फिर से सुनिए, 1878 में 1848 में विलियम फोर्थ जो प्रशिया के किंग थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च स्टेबलाइज करने के लिए चाहते थे कि संवैधानिक राजतंत्र हमारे देश में हो, फ्रैंकफर्ट में एक पार्लियामेंट की स्थापना की। ये समझ में आया? ओके। उसके बाद क्या किया, द पर्शियन किंग रिजेक्टेड, ठीक है, द पर्शियन किंग रिजेक्टेड दिस मूव एंड ज्वाइन द अदर मोनार्च टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। अब ये जो पार्लियामेंट बना, ये इलेक्टेड असेंबली थी, एक ऐसी सभा जिसमें लोग, अब जैसे हमारे देश की पार्लियामेंट संसद है तो लोग चुन के जाते हैं ना, 543 एमपीज हैं जो लोकसभा का इलेक्शन होगा, फिर 250 एमपीज हैं जो राज्यसभा के चुन के जाते हैं इलेक्शन के द्वारा। तो जो इलेक्टेड असेंबली पार्लियामेंट थी, बाद में जो राजा आया, विलियम फोर्थ के बाद में जो राजा आया, उसने क्या किया कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। उसने कहा कि भाई हम इस तरह के मोनार्च को, इस तरह की असेंबली को नहीं मानेंगे, पार्लियामेंट को मानेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? सबसे पहले विलियम फोर्थ ने पार्लियामेंट फ्रैंकफर्ट में बनाया, बाद में जो राजा आए उन्होंने कहा कि हम ये पार्लियामेंट नहीं बनाएंगे। उसके बाद द पर्शियन ओटोमन बिस्मार्क, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में सबसे जो मेन आदमी था वो था ओटोमन बिस्मार्क। इन्होंने क्या किया, द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया, ये प्रशिया का चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, ठीक है। ओटोमन बिस्मार्क वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया विद द हेल्प ऑफ द पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। प्रशिया की जो आर्मी थी, सेना के लोग, उसको अपने में मिलाया। ब्यूरोक्रेसी मतलब आईएएस आईपीएस जो बड़े बड़े अफसर होते हैं उनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, ठीक है, नौकरशाह। इन सभी की सपोर्ट से जो ओटोमन बिस्मार्क था, प्रशिया का चीफ मिनिस्टर, कैरिड द प्रोसेस फर्दर, और यूनिफिकेशन के काम को उसने और आगे बढ़ाया, ठीक है। उसने अब क्या किया आगे बढ़ाने की, समझ में है? चौथा, he fought 7 wars over 7 years, 7 सालों में ओटोमन बिस्मार्क ने 7 लड़ाइयां लड़ी, 7 वॉर्स लड़े, ठीक है, अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस पड़ोसी देश थे किसके, प्रशिया के। तो इन सबों, अब आसपास के इलाके से लड़ेंगे तभी तो उसकी जगह को जीत करके एक बहुत बड़ा देश बनाएंगे, ठीक है। इन पर्शियन विच इंडेड इन पर्शियन विक्ट्री, और इस युद्ध का 7 साल में 7 युद्धों का अंत कैसे हुआ, प्रशिया की जीत के द्वारा हुआ। दिस विक्ट्री कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। इन 7 युद्धों में, 7 वॉर्स में जो प्रशिया की जीत हुई, और इसी जीत से पूरे जर्मनी का यूनिफिकेशन मतलब जर्मनी का एकीकरण हो गया। जर्मनी का एकीकरण का मतलब फिर से समझाते हैं कि जर्मनी पहले प्रशिया तक ही सीमित था, जर्मनी नाम का कोई जगह ही नहीं था, लेकिन बाद में ओटोमन बिस्मार्क जो कि चीफ मिनिस्टर था प्रशिया का, उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ 7 वॉर लड़े, ठीक है, और वॉर में जीतने के बाद जितने भी इलाके उसने जीते उसको मिला करके एक यूनिफाइड जर्मनी बनाई। क्लियर है? आगे, पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर एट वर्साइल। अब जो ये पूरा का पूरा जर्मनी बना, तो जर्मनी का पहला राजा कौन बना, विलियम फर्स्ट, ठीक है। विलियम फर्स्ट, ये देखिए विलियम फोर्थ था और ये विलियम फर्स्ट है, अलग है। विलियम फर्स्ट इस यूनिफाइड जर्मनी का पहला राजा बनाया गया और 18 जनवरी 1871 और 18 जनवरी 1871 को क्या हुआ, द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय कैसर विलियम ऑफ पर्शिया वाज प्रोक्लेम्ड। और कैसर विलियम जो थे उनको प्रशिया का मैंने एक नया जर्मन एम्पायर बनाया गया, न्यू जर्मन एम्पायर, ठीक है, एक नए जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई और उसके हेड कौन हुए, कैसर विलियम, वो राजा थे। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बनाया गया, उसके बाद उसको रिजेक्ट किया गया, फिर ओटोमन बिस्मार्क ने युद्ध लड़े, आसपास के इलाकों को जीता और प्रशिया को एक तरह से
यूनिफाइड जर्मनी बना। ठीक है, क्लियर है? यही था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जब भी नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आएगा, अब ये सारे पॉइंट्स लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्या करें?